हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी में, जिसमें हम सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया कवर कर रहे हैं। और आज इसमें उसका पार्ट 1 जो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, इन तीन हिस्सों को हमें एक साथ पढ़ना है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन द ईयर्स 1919 में वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो 1919 में जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और इसमें आपको अलग अलग तरीके से संघर्ष देखने को मिलेगा स्वतंत्रता के लिए। इसमें जो है नए सोशल ग्रुप, जो सामाजिक संगठन है, वो उभर कर आते हैं और उनका आंदोलन करने का तरीका भी उभर के आएगा, उसे भी हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जो कि भारतीयों को काफ़ी सहयोग देता है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने में। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर जो विदेशी हैं, ज़्यादातर जो यूरोपियंस हैं, वो इस युद्ध में लग जाते हैं, जिससे भारतीयों को कहीं ना कहीं एक राहत मिलती है, छूट मिलती है अपने तरीके से काम करने को लेके। It led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes। अब जब विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो अंग्रेज़ों को जो है बहुत अधिक मात्रा में जो हथियार की ज़रूरत हो रही है। और हथियार कैसे आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने से आते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए भारतीयों के ख़िलाफ़, और भी जो अदर कॉलोनीज़ कंट्री थी वहाँ पर भी उन्होंने किया। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज, और जिसके चलते कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। कीमतों में बहुत ज़्यादा क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। और जब बढ़ोतरी हो गई तो लोगों को जो है वस्तुएं बहुत महंगी मिल रही, और लोगों के अंदर धीमे धीमे आक्रोश बढ़ने लगा। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। 1913 से 1918 में जो है कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हुई, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब गरीब आदमी जो कि थोड़े से पैसे में अपनी डेली बेसिस का जो है गुजारा करता था, जो जीविकोपार्जन का काम चलता था उसका, अब वो क्या हो गई? दिक्कत में आ गई। विलेज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। गांव में ज़्यादातर लोगों से ये बोला गया कि ऐसा है, हर घर से 2 सिपाही, 1 सिपाही दो, ताकि हम युद्ध में उन्हें ले जा सकें। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, जो लोग युद्ध में नहीं भाग लेना चाहते थे, भारत के गाँव शहर जहाँ से भी लोग थे, जो लोग युद्ध में नहीं भाग लेना चाहते थे, उन्हें ज़बरदस्ती जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया। इससे क्या हुआ? लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। 1918 1920-21 के बीच में क्या हुआ? क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में मानसून में खराबी की वजह से ज़्यादातर जो फसलें थी वो ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और जिसके वजह से क्या हुआ कि खाद्यान्न सामग्री की कमी हो गई, यानी कि अकाल पड़ गया, ये समझ सकते हैं आप। दिस वॉज अकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और उसी के साथ फिर क्या हुआ? एक इन्फ्लुएंजा, जो बुखार होता है, अतिज्वार होता है, उसका एपिडेमिक आ गया, महामारी आ गई। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ 1920, 1921 के जनगणना के हिसाब से 12 से 13 मिलियन, ठीक है, 12 से 13 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं, तो मैं समझ पाऊंगा कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। ओके, तो 1921 की जनगणना में 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं ख़त्म हो गए थे इन फैमाइन और एपिडेमिक के चलते। ये जो दुर्भिक्ष, अकाल जो पड़ा था, एपिडेमिक जो महामारी आई थी, इसके चलते लगभग 12 से 13 मिलियन लोग ख़त्म हो गए थे भारत में। पीपुल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर ओवर। लोगों को ऐसा लगा कि अभी विश्व युद्ध चल रहा है, तो शायद आने वाले टाइम में जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बट दैट डिड नॉट हैपन, क्योंकि अंग्रेज़ क्या थे? बहुत ही ज़्यादा मतलब परस्त थे। उन्होंने जो है
पहले तो झूठे और लुभावने वादे किए भारतीयों से कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही उन्हें बहुत सारी ऑटोनॉमी दी जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, उन्हें अवार्ड रिवॉर्ड दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है वो फिर से वही हरकतें शुरू कर देते हैं, फिर से भारतीयों का शोषण शुरू कर देते हैं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इसी वक्त एक भारत में एक नए लीडर यानी कि नेता उभरते हैं जिन्हें आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बताया कि अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरीके से आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना है ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिल सके, हमें ऑटोनॉमी मिल सके, हमें स्वायत्तता मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये जो उन्होंने ये जो आइडिया दिया था वो आइडिया क्या था? इसका नाम था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के साथ आग्रह करना, यानी कि मतलब कि सच बोलो, हमेशा सच बोलो और रिक्वेस्ट करो कि देखिए ये सही है, आपको ये करना पड़ेगा। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। आपको पता ही होगा 1915 से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। वो लगभग 1993 में वो वहाँ पे गए हुए थे और उन्होंने कम से कम 20 साल से ज़्यादा अपना टाइम वहाँ पे दिया और उन्होंने वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल वहाँ पे मूवमेंट किए थे जिनका वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसी वजह से ये जब भारत आए तो इन्होंने सोचा कि भारत में क्रांति चल रही तो मुझे भारत के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड। अपार्थाइड आप लोग जानते ही होंगे, उसके खिलाफ इन्होंने वहाँ पे काफ़ी संघर्ष किया था। द रेसिस्ट रिजीम। रेसिस्ट रिजीम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो नस्ली आधार पर विभेद करती हो, यानी कि काले गोरों में गोरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हो और काले लोगों को कम इंपॉर्टेंस देती हो। ऐसी रिजीम को रेसिस्ट रिजीम कहा जाता है। विद अ नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। तो गांधी जी ने ये कहा कि ये जो रेसिस्ट रिजीम है, जो नस्ली विभेद करने वाली सरकार है, इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए और उससे क्या होगा, हमें फ़ायदा मिलेगा, हमें हमारा हक मिलेगा। और यही जो मास एजिटेशन था, इसी को क्या कहा गया था? इसी को सत्याग्रह कहा गया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। और जो ये सत्याग्रह का जो बेसिक्स है, यानी कि जो आधार है, बेस है, वो बेसिकली क्या है? उसमें ये बोला गया कि आपको सत्य खोजना है और हमेशा सत्य बोलना है। सत्याग्रह की पहली नीड यही है। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर कारण सही है, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर आपका जो आंदोलन है वो अन्याय के खिलाफ है, द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो जो फिज़िकल फोर्स होता है, यानी कि जो बल होता है, जो हमें एक्चुअल में जो बाहर से दिखता है, उसे हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका शोषण कर रहा हो। ऑपरेसर का मतलब शोषण करने वाला होता है। शोषण करने वाले से मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होता है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। आप बगैर गुस्सा किए, बगैर बदला लिए, आप एक सत्याग्रही के तौर पे आप चीज़ों को जीत सकते हैं। और इसमें नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। कभी भी आपसे पेपर में पूछे कि गांधी जी के सबसे बड़े हथियार क्या थे, तो आप हमेशा बताइए सत्य और अहिंसा, यानी कि ट्रू एंड नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। यही दो सबसे बड़े आर्म्स थे किसके? गांधी जी के। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेशर। और ये क्या करना है आपको? जो आपका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ आपको ये समझाना है कि आप ये जो कर रहे हैं गलत है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर्स हैड टू बी परसुएडेड सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि परसुएड करना है, आपको हार्ट चेंज करना है जो आपका शोषण कर रहा है। शोषणकर्ता के खिलाफ आपको वायलेंस नहीं करना है, उसे ये बताना है कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी का मानना ये था कि धर्म जो है और वो भी अहिंसा पर जो आधारित है, अगर लोगों को समझा दिया जाए तो एक मास मूवमेंट क्रिएट करने में बहुत आसानी होगी, हर व्यक्ति को सत्याग्रही बनाया जा सकता है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, जब महात्मा गांधी भारत आए, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। और गांधी जी ने बहुत जगह सक्सेसफुल सत्याग्रही आंदोलनों का कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन किया, चालू किया उन्हें।
1917 में उन्होंने ट्रैवल किया चंपारण बिहार में। ओके, 1917 में उन्होंने किया चंपारण में आंदोलन। नील की खेती की वजह से वहाँ के किसानों का बहुत ऑपरेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है दमन हो रहा था अंग्रेज़ों के थ्रू। तो देन 1970 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और फिर उन्होंने 1917 में ही खेड़ा के किसानों के लिए भी उन्होंने जो है एक मास एजिटेशंस क्रिएट किया सत्याग्रह के माध्यम से। उन्हें प्लेग एपिडेमिक के जो बोनस होते हैं उसको दिलाया, उन्हें उनकी जो हक था रेवेन्यू के तौर पे वो उन्हें दिलाया। फिर 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में एक मिल थी, टेक्सटाइल मिल थी, उसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइज सत्याग्रह किया और वहाँ पे उन्हें भी उसका फ़ायदा देखने को मिला। फिर आता है हमारा रॉलेट एक्ट। ये दोनों के सीक्वेंस, इन तीनों के सीक्वेंस आप ज़रूर याद करिए। चंपारण कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। खेड़ा कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। अहमदाबाद कहाँ हुआ? ये भी गुजरात में हुआ। किससे किसका क्या लेना देना है? पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चंपारण के बारे में बताइए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताइए, खेड़ा के बारे में बताइए और उन्हें। ओके, आगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है इसे हम समझते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, गांधी जी लगातार उनकी सक्सेस हो रही थी 3 बेसिस पे, ठीक है, जो 3 लास्ट के सत्याग्रही आंदोलन रहे। गांधी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। और 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, गांधी जी ने उसके खिलाफ भी एक क्या किया? सत्याग्रह की शुरुआत की। दिस एक्ट हैज़ बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। तो भारतीयों के खिलाफ जो है इस कानून को लागू किया गया था, भारतीयों के विरोध के बावजूद। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अब रॉलेट एक्ट है क्या? आप ये समझो, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारत में क्रांति करने वाले, विद्रोह करने वाले, सत्याग्रही जो जितने भी थे, जो लोग भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे भारतीय, उनको किसी भी आधार पे अरेस्ट करने का एक तरीके का ये कानून था कि अगर ये अंग्रेज़ को लगता है कि नहीं इनकी गतिविधि जो है मतलब अनलॉफुल है, यानी कि गैर कानूनी है, तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकते। इससे क्या हुआ? एक समस्या बहुत ज़्यादा पैदा होने वाली बात हो गई। ऐसा ही कानून कुछ वर्तमान में भी है, लेकिन वो भारतीयों के सपोर्ट में कहा जाता है कि वो बेहतर है। रैलीज़ वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़। इस रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो है रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की गई। वर्कर जो हैं स्ट्राइक पे गए, हड़ताल पे गए, वर्कशॉप बंद कर दी गई, शॉप क्लोज डाउन कर दी गई, यानी कि एक तरीके से जैसे कि भारत बंद टाइप का मूवमेंट चला। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph। और ज़्यादातर देखो लोगों को जब गुस्सा आता है, विद्रोह होता है, तो क्या होता है, जैसे ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ दी, टेलीफोन्स की वायर काट दी, जैसे कि गांव में जो लोग हैं ब्रिजेस वगैरह हैं उनको तोड़ दिया। तो इस तरीके की चीज़ें भी हुई। लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब फिर क्या हुआ? अंग्रेज़ भी गुस्सा हो गए। जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने पे अंग्रेज़ जब गुस्से हो गए तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया। कई सारी जगहों पे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने पर अरेस्ट किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। इस तरीके की चीज़ें भी हुई। और फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया जनरल डायर के थ्रू, ठीक है। क्या लगाया गया? मार्शल लॉ लगा दिया गया, जनरल डायर ने लगाया था ये। अब देखिए, ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। ऑन द डे लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बताता हूँ। दरअसल रॉलेट एक्ट के ही विरोध में जो है 2 व्यक्ति थे, सत्यपाल मलिक और एक थे जिनका नाम था किचलू साहब। ओके, 2 लोग थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो फिर ज़्यादातर लोग जो है क्या हुआ, इकट्ठे हुए कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। ये अमृतसर के अंदर बाग है जिसमें सिर्फ एक तरफ से गेट था। फिर वहाँ पे क्या होता है, जनरल डायर जो है वहाँ पे आर्मी के साथ एंट्री करते हैं और लोगों को बगैर वार्न किए थोड़ी देर में ही अंधाधुंध वहाँ पे गोली चलवा देते हैं, जेनोसाइड करवाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो, while the रॉलेट सत्याग्रह हैज़ बीन widespread movement, it was still limited mostly cities and towns। लेकिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था वो कहीं ना कहीं सिर्फ शहरों में या शहरों से जुड़े हुए कुछ गाँव में ही
फैला हुआ था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी का मानना ये था कि जब तक कि गांव के लोग, पिछड़े समाज के लोग, जब तक वो इस मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे, जब तक हिंदूज़ और मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे, आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसी के चलते क्या हुआ कि खिलाफत इशू शुरू हुआ। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो टर्की में खिलाफत जो चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा रोष था। और फिर क्या हुआ कि 1919 में मुंबई में जो है खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने क्या किया, ये खिलाफत कमेटी गठन किया और गांधी जी को इसका हेड बनाया। ओके, और इसे मास एजिटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और फिर कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 में ही कन्विंस दैट अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। और उन्होंने यहाँ पे दो और आंदोलन की बात की जो कि खिलाफत को सपोर्ट करेगा। तो याद रखिएगा, पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में, ये क्यों हुआ था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और दूसरी चीज़ फिर इसी के साथ क्या हुई, गांधी जी ने कहा कि अभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बेस्ट टाइम है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम जिसे कहा जाता है, उसकी शुरुआत करनी चाहिए, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। अब असहयोग आंदोलन क्या होता है ये अभी हम समझेंगे एकदम आसानी से, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है ये ज़रूर समझ लीजिएगा। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब होता है रूल, यानी कि स्वयं के शासन से, स्वयं के द्वारा शासन किए जाने को ही स्वराज कहा जाता है, सेल्फ रूल कहा जाता है। और गांधी जी का मानना ये था कि भारत भारतीयों का है, भारत भारतीयों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी की पुस्तक आई थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने उसमें डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। तो भारत में जो अंग्रेज़ इतने दिन से जो शासन कर रहे हैं वो भारतीयों के मनमर्जी पे ही कर रहे हैं, सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। अब भारत ने जो सहयोग किया उसी के चलते अंग्रेज़ इतने दिन तक यहाँ भारत में सस्टेन कर पाए। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, अगर भारतीय रिफ्यूज़ कर दें कोऑपरेट करने से तो क्या होगा, भारतीय ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ेगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, तो एक असहयोग आंदोलन कैसे बड़ा आंदोलन बन गया। गांधी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इट्स स्टेजेस, गांधी जी का मानना था कि इसके कई स्टेजेस होंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। गांधी जी ने ये कहा कि असहयोग आंदोलन की सबसे पहली शुरुआत तो ये होगी कि जितने भी अंग्रेज़ लोगों के कर्मचारी बने हुए हैं भारतीय, वो चाहे सिविल सर्विसेज में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, कोर्ट्स में हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, या उनकी जो वस्तुएं और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या वस्तुओं को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले उसका बाइकआउट करना चाहिए। ओके, उनका बाइकआउट करना चाहिए। फिर मैनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउ एवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स, देयर वे रिलेक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 20। और 1920 में फिर चुनाव अंग्रेज कराने वाले थे क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लागू हो गए थे। स्टेट में बाइकैमरलिज्म भी इंस्टॉल किया गया था, डायरकी जिसे बोला जाता है। ठीक है, जब इन सारी चीज़ों को जब लागू किया गया तो गांधी जी ने ये कहा कि सब कुछ बाइकआउट होगा, इलेक्शंस भी बाइकआउट होंगे। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लेड टू द पॉपुलर वायलेंस, और इसके चलते गांधी जी कहीं ये भी लग गया कि कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद द कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर ही बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो गया था, एकदम 1907 के सूरत स्प्लिट जैसा माहौल बन गया था। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, और जो सपोर्टर्स थे और अपोनेंट्स थे मूवमेंट के, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर इन 1920 और 1920 में ए कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्क आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। और जो ये नागपुर अधिवेशन था, सेशन था 1920 का, इसमें ही अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट का मतलब क्या है, अधिग्रहित किया गया, किसे, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को, असहयोग आंदोलन
कार्यक्रम को। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, किन लोगों ने इसमें भाग लिया, कैसे उन्होंने समझा कि नॉन कोऑपरेशन करना है, और कौन कौन से ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेशन किया उसे भी हम देखते हैं इसमें। अब ये देखिए द बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स जुलाई 1920, तो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में, इसमें आपको ये चरखा दिख रहा है, गांधी जी का फेवरेट। गांधी जी का मानना था कि ब्रेड लेबर थ्योरी जो होती है, ये गांधी जी ने एक थ्योरी दी थी जिसे बोला जाता है ब्रेड लेबर थ्योरी। क्या बोलते हैं? इसका मानना ये था कि हर व्यक्ति को या हर भारतीय को अपनी ज़रूरत के साथ, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उसको खुद से बनाना चाहिए, ना कि ख़रीदना चाहिए, स्वावलंबन जिसके कहा जाता है। तो उन्होंने चरखा या खादी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपनी ज़रूरत के इस्तेमाल की वस्तु खुद से बनानी चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों पे निर्भर रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया एनसीएम का पूरा हमने कोर भी समझ लिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिफरिंग स्ट्रैंग विद द मूवमेंट, तो मूवमेंट के साथ कैसा माहौल रहा, उसमें लोग कैसे एडजस्ट हुए और क्या क्या स्टैंड्स लिए गए, उनको हम सब क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।